हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग आपका बात कर रहे थे चुनावी राजनीति के विषय में। हम लोग पढ़ रहे थे कि चुनावी राजनीति क्या है, कैसे हम इसको देख रहे थे, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। क्लियर है? चलिए देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ के इन सब चीजों को बहुत अच्छे से गौर करके आपको देखना चाहते हैं कि क्या है चीजें। ठीक, तो चुनाव राजनीति को हमने समझा क्यों जरूरी है, चुनाव कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, लोकतंत्र में क्या भूमिका है, लोकतंत्र का आधार क्यों है हमें चुनावों की जरूरत, किस प्रकार के चुनाव होते हैं, कैसे कैसे स्थिति है, चुनाव प्रणाली हमारी क्या है, इन सब बातों हम सारी चीजों देख सकते हैं। वयस्क मताधिकार प्रणाली। और मैंने कल आपसे कहा था कि भैया ये थोड़ा सा नोट करके आना कि उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, कितनी कुछ है। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान करके आए कि टोटल लोकसभा में जो आपका निर्वाचित सीट है वो कितनी है। 543 है। मैंने ये कहा था कि आप एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। 543 को जनरल की है 412, जो अनुसूचित जाति हैं 84, अनुसूचित जनजाति के लिए आप 47 सीटों को रिजर्व किया गया है। इन्हीं सबको जोड़ लिया जाए तो 5 आपका 43 होते हैं। और फिर क्या था, पहले 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, लेकिन अब ये इनका चुनाव नहीं होता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। देखिए SC ST का आरक्षित रखने का पर्पज ये है ताकि उनका लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व आपका बढ़ सके, ताकि उनको ऐसा ना हो कि आपके वो उनका प्रतिनिधित्व ना हो सके। इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ सीटों का हमने आपका रिजर्व किया है। क्लियर है? ये हमने देख लिया। मतदाता सूची को हमने पढ़ा, मतदाता सूची पर हमने देखा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उम्मीदवार का नामांकन। आप देखते हैं जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप अपना नामांकन कराने जाते हैं, जिसे हम आम रूप में कहते हैं पर्चा भरने जाते हैं। पर्चा भरने, नामांकन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जाते हैं। आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे, जिले में डीएम का ऑफिस कार्यालय में चुनाव आयोग है, आप वहां पर फॉर्म भरते हैं। आप एमपी चुनाव लड़े, एमएलए लड़े, कोई भी आप चुनाव लड़े, आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कराने होते हैं। हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। किसी के पास भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी भी किस्म की बंदिश नहीं है। कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा करती है, जो कोई व्यक्ति मतदाता है उसे उम्मीद भी हो सकता है। और फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकार है। आपने अगर 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली है तो आप वोट दे सकते हैं। और उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 साल है। आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं 25 साल में, यानी कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं 25 साल की उम्र में। ऐसा कुछ फॉर्म होता है निर्वाचन का। और देखिए 2000 निर्वाचन प्रणाली बिहार का है और बिहार में अभी चुनाव चल रहे हैं। किसके चुनाव है? विधानसभा के चुनाव है। सबसे पहले आप देखेंगे विधानसभा का क्षेत्र, नाम, संख्या, वितरण यहाँ लिखनी है। ठीक, कितनी सीटें हैं, आधार तिथि है, जानकारी, भारत में आने वाले प्रभाग, ग्राम, इस तरीके से ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, चंपारण, पिन कोड, एक पूरी जानकारी के रूप में प्राप्त होती है। मतदाता केंद्र की संख्या, ये सारी चीज आप इसमें देख सकते हैं। लिंग, पुरुष, पूरी जानकारी। और ये है निर्वाचन प्रणाली के इस तरीके से वोट होते हैं। ये वोटर आईडी नंबर होता है, ये निर्वाचक का नाम है, ये उसका पिता, गृह संख्या, उसकी उम्र और लिंग। ये होती है वोटर आईडी। ऐसा कुछ बना होता है जो आपका विधानसभा निर्वाचक प्रणाली का कार्ड होता है। यही पर्ची के आधार पर देखकर तो हम कहते हैं कि आपका वोट है कि नहीं है। क्लियर है? इसमें बाढ़ दे रहा होता है, गृह संख्या दी होती है, ये सारी चीजें आपका सुनिश्चित होती है। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आपके चुनाव होते हैं तो लोग इस प्रकार की चीजों को लेकर बाहर बैठते हैं। कहां पर? मान लीजिए कहीं पर, वहां किसी प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में वोट गिनने हैं, उसके बाहर 100 मीटर के बाहर लेके बैठते हैं। आप उनके पास जाते हैं कि मेरी पर्ची देखो, फिर पर्ची देखकर देते हैं कि आपका कहां पर वोट है। इस प्रकार की पर्ची होती है कि नहीं। चलिए
अपराधियां बैराज पर रोक, लेकिन पाबंदी भी बहुत कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिससे पार्टी का चुनाव या समर्थन हासिल होता है। आप देखते हैं लोग पार्टियों से चुनाव टिकट लेकर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और उनके सिंबल, उनके चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं। जैसे कोई बीजेपी से चुनाव लड़ता है, कोई कांग्रेस से चुनाव लड़ता है, कोई आम आदमी से लड़ सकता है, कोई और आपका तृणमूल कांग्रेस से लड़ सकता है। क्लियर है? और बहुत सारी ऐसी लोकल पार्टी हैं जिनसे वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो लोग एक प्रतिनिधि मिल जाता है कि हम इस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पार्टी का ये आपको उम्मीदवार है, क्योंकि बाद में सरकार भी तो बनानी होती है। क्लियर है? अब देखिए, पार्टी का मनोनयन की बोलचाल में टिकट कहते हैं। अगर पार्टी किसी व्यक्ति को कहीं से कोई आपका मनोनयन करते हैं कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई किसी भी या कोई भी पार्टी, मान लीजिए XYABCD पार्टी ने इस व्यक्ति को वहां से टिकट दिया है और उससे वो आपका लड़ रहा है। चुनाव लड़ने की इच्छा हर उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है। अब आप नामांकन भरेंगे तो ही तो आप चुनाव लड़ेंगे, और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश पर उम्मीदवार को एक विशेष घोषणा पत्र भरवाने की प्रणाली शुरू की है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देने होंगे, वैधानिक घोषणा करनी होगी। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के में सारे विवरण देने होंगे। उम्मीदवार के खिलाफ आपका चल रहे गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी उसको देनी पड़ेगी। उम्मीदवार के परिवार सदस्यों की संपत्ति का लेन देन का ब्यौरा देना पड़ेगा। उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता देनी पड़ेगी। इन मसले में सार्वजनिक किया जाना चाहिए। कह रहे आप जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आप पर मुकदमे हैं, जो भी आप पर केस हैं, उन सबको सार्वजनिक, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारा कैंडिडेट कैसा है। इस मतदाताओं को उम्मीदवार को खुद के बारे में सूचना और अपराध आने पर फैसले करने का मौका मिलेगा। ये सारी चीजों को इसमें देखा जाएगा। देख लिया, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता। जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों पर चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिकता क्यों नहीं है। अब कह रहे हैं कि आपको कुछ नौकरी चाहिए, तो आपको पता लगे कभी कई बार भी मांगा जाता है, कहीं ग्रेजुएशन, कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन, कहीं PhD, कहीं नेट, कहीं GRF, और बहुत बार चीजें हैं जिन पर बहुत बार नौकरियों में परीक्षा पास कर जाना होता है। क्लियर है? सभी तरह के, और लेकिन इनमें कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। ये कितनी अच्छी बात है कि आप सारे काम को अगर ये सोचो केवल एक एजुकेशन लिटरेसी के आधार पर कर लेंगे तो नहीं। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम का चुनाव डिग्री से नहीं होता, अच्छा क्रिकेट खेलने से होता है। कि डिग्री से नहीं पड़ेगा, जो अच्छा खेलता है उसी से होता है। तो खेलने की योग्यता जरूरी है, इसलिए विधायक या सांसद बड़ी योग्यता का हो या अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे या उनकी चिंताओं को समझे और उनके बारे में प्रतिनिधित्व करे। वे काम करे या नहीं, इसकी परीक्षा देने लाखों लोग 5 साल तक बोर्ड देते हैं, रोज देते हैं। यही इनकी परीक्षा है। भैया आप बोर्ड दो, जनता जो चुन के भेज देगी उसी परीक्षा के माध्यम से। अगर शिक्षा या डिग्री प्रासंगिक होती, यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण भी है कि लोकतंत्र में मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब यह होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के लिए मौलिक अधिकार से वंचित करना। हो सकता है कि हम उनको मौलिक अधिकार से वंचित कर दें। कभी किसी के पास ऐसा कुछ चीज रहा होगा कि शायद वो रिसोर्सेज ना हो उसका, वो पढ़ नहीं पाया, लेकिन आज वो चुनाव में लड़ रहा है, तो उस समय जो उसको संसाधन नहीं मिले, आज उसको वंचित नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। जैसा कि यदि उम्मीदवार के लिए BA और BCom या BSc की स्नातक डिग्री अनिवार्य होती है, किया गया है कि 90% से ज्यादा नागरिकों के पास चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। अगर ऐसा कर देंगे ना, तो 90% लोग ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जो फिलहाल जो लड़ रहे हैं। तो कंडीशन कैसी है? बदल जाएगी, चेंज हो सकती है। तो ये सारी चीजों है
ये सारे सिम्बोमेटिक इसमें रखा गया है। इन सारे सिम्बोमेटिक को आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार की चीजें हैं कि भाई इसमें बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता क्यों नहीं हो सकती, और उसमें कुछ तर्क दिए हैं, और ये तर्क बड़ा दमदार मेरे को लगा। ठीक है, देखिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। भारत में चुनाव प्रणाली कुछ विशेषताएं और कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, इन्हें जोड़े बनाइए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी व्यक्ति को अधिकार। कमजोर वर्ग को प्रतिनिधित्व, कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ये कह रहे हैं कि SC ST सीटों के लिए जो आपका रिजर्वेशन है। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, यानी कि सभी पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। एक मोल एक वोट का मतलब है हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, सबको बराबर मतदाता है, सबका वोट का मूल्य सेम है। इस तरीके से तो आराम से मैच कर सकते थे, नो था, कोई इतना बड़ा टफ नहीं था। लेकिन ये बड़ी बात है, जो चुनाव में आप लोग जवाब पर ढूंढते हैं, क्वेश्चन ढूंढते हैं, वो सब इस चैप्टर में समाहित है। अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा विजन क्लियर हो जाएगा चुनाव का आपका। क्लियर है? अब है चुनाव अभियान। चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंदीदा प्रतिनिधि, सरकार और चुनाव नीतियों के अवसर देना होगा। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन सी पार्टी सरकार देगी, अच्छी नीति कौन सी है, इसके बारे में स्वतंत्र खुली आपकी चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यह होता है, हमारे देश में उम्मीदवार की अंतिम सूची की घोषणा होगी। मतदाता की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह तक समय का चुनाव प्रचार करने के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं को संपर्क करते हैं। राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं। राजनीतिक पार्टी अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। इस अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़े खबरें और बहसें भी होती हैं। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 सप्ताह ही नहीं चल सकता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले ही इसकी तैयारियां शुरू कर देता है। क्या कर देता है? इसकी तैयारी शुरू कर देता है। तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से चुनाव होते हैं, कैसे चुनाव की उम्मीदवारी की जाती है, चुनाव अभियान क्या होते हैं। आप देखते हैं लोग वोट मांगने जाते हैं, अपने पोस्टर बैनर चिपकाते हैं, भाषण देते हैं, रैलियां होती हैं, मोर्चे होते हैं, सभाएं होती हैं, जनसभाएं होती हैं, घर घर जाकर वोट मांगते हैं। क्लियर है? तो ये सारे प्रक्रिया चलती हैं। डिजिटल मीडिया, मीडिया पर अपने प्रचार प्रसार और इन सब चीजों को आपका दिखाया जाता है। क्लियर है? इनको आप देख सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने? चलिए देख ले, आगे बढ़ते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान बड़े मुद्दों पर केंद्रित करती हैं। वे चाहती हैं कि लोग इन मुद्दों को आकर्षित करती हैं और पार्टी पक्ष में वोट देने को कहती हैं। विभिन्न चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारे पर गौर करते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा में चुनाव के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ध्यान दीजिए, कब आई? इंदिरा गांधी ने नारा दिया 1971 में लोकसभा चुनाव के समय में गरीबी हटाओ का नारा दिया। पार्टी ने वादा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले गरीबी हटाएगी। कैसे करेगी? जो पॉलिसी है, जो सरकार चला रही है, उसे बदलेंगे और हम क्या करेंगे भैया? गरीबी हटाएंगे। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने बाप का नारा दिया कि लोकतंत्र बचाओ। पार्टी में आपातकाल के दौरान जो जातियां मतलब जो जुल्म हुए हैं उनको समाप्त करना है और नागरिक आजादी बहाल करो।
यानी कि जो पर्सनल राइट्स हैं उनके फ्रीडम की बात की गई। वामपंथी दलों ने 1977 में कहा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जमीन जोतने वालों को नारा दिया। तो लोग अपने अपने चुनावी एजेंडे को लेकर चुनाव लड़े, अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपने अपने भाषणों, आपके नारों को लेकर। ऐसा ही 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता टीएम रामाराव ने तेलुगु स्वामी अभियान का नारा दिया। कैसा दिया? तेलुगु स्वामी अभियान का नारा दिया। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवार को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने की आजादी छोड़ देना चाहिए। अच्छा होता है कि सभी दलों में उचित और समान अवसर मिले। कई बार कुछ दल देने के जरूरी हैं कि चुनाव में उनका कोई असर नहीं होगा। ठीक, उम्मीदवार को पार्टी ये सब नहीं कर सकती, जो पार्टी है ये सब नहीं कर सकती। मतदाता प्रलोभन देना, घूस लेना, धमकी देना, उसे जमीन या धर्म के नाम पर वोट लेना, चुनावी अभियान, सरकारी संसाधन, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा में 10 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करना। आप इससे ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। लोकसभा में 25 लाख और विधानसभा में 10 लाख की ये जो है खर्च की सीमा तय करी है चुनाव आयोग ने। लेकिन यकीन मानिए ये तो 25 लाख 25 करोड़ हो जाता है और विधायकी 10 करोड़ हो जाती है। क्लियर है? ये ध्यान रखें। अगर वे खर्चे के मामले की बात कर रहा हूं, ये सरकार का डाटा कि इतना खर्च होना चाहिए। अगर वे इन किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो चुनाव जाने के बावजूद उन्हें घोषणा रद्द कर सकते हैं। कानून के अलावा देश में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में आदर्श संहिता को स्वीकार करती हैं। हम कहते हैं ना कि भैया अब तो आचार संहिता लग गई, आदर्श आचार संहिता 48 घंटे पहले लग जाती है चुनाव से, चुनाव प्रचार वगैरह सब बंद हो जाते हैं। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग आप मनाइए, आप नहीं कर सकते। सरकारी वाहन, विमान अधिकारी का उपयोग नहीं कर सकते आप, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो। चुनाव में अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकता। बड़े नीतिगत फैसले या लोगों की सुविधा को भा देने वाले वायदे नहीं कर सकता। ये सारी चीजें रखी जाती हैं ताकि लोक लुभावन ना बढ़े और जिस तरह की हम वोटिंग चाहते हैं या जिस तरह का चुनाव निष्पक्ष हो, उस पर ऐसा प्रयास हमेशा चुनाव आयोग का रहता है कि भैया हम इस तरीके का चुनाव कराएं तो बिल्कुल निष्पक्ष हो, कोई घूसखोरी ना हो, जाति धर्म के आधार पर वोट ना मांगे जाए, संसाधनों के बंटवारे को लेकर किसी एक जाति विशेष की घोषणा ना हो। ये सारे मुद्दे, ये सारी चीजों को रखा जाता है और देखा जाता है चुनाव। देखिए बच्चों, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि चुनाव में कैसे सारी चीजें होती हैं, कैसे आचार संहिता लागू होती है। आदर्श आचार संहिता आपने भी देखा होगा, अखबार, समाचार इत्यादि के माध्यम से चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग बार बार अपनी हिदायत देता है, उम्मीदवारों को सलाह देता है कि किस प्रकार से वो सारी चीजें करें। क्लियर है? आगे बढ़े, यहां से आगे देख चुके इतना। अब बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो चुनाव में सबसे बड़ी जनता है, यानी कि मतदाता और मतगणना। वोट देंगे यानी कि मतदाता है, फिर गिना जाएगा कि किसको कितना वोट मिला। जिसको ज्यादा वोट प्राप्त होगा वही क्या बन जाएगा? जीत का हकदार। चुनाव का आखिरी चरण मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन में आमतौर पर चुनाव का दिन, आप कहते हैं ना आज तो इलेक्शन डेट क्या है, डेट है। मतदाता सूची में हर मतदाता नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है और अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है कि जहां चुनाव गिरते हैं वो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है या कोई लोकल बॉडी की बिल्डिंग हो तो वहां भी चुनाव होते हैं, वहां सेंटर बना होता है। मतदाता केंद्र में जाते हैं तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उंगली में एक काला निशान लगा देते हैं। आप देखते हैं ना, आप चुनाव में जाते हैं, इस तरह की जो हमारी ये उंगली है, इस वाली उंगली पर वो लोग निशान लगा देते हैं इस तरीके का, ताकि पहचान रहे कि भाई वोट फर्जी ना पड़ जाए। उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवार को एजेंट के मतदाता केंद्र के अंदर बैठने का इलाज नहीं होता है।
उसे वे देखते हैं कि चुनाव सही ढंग से हो। पहले मतदाता एक अलग अलग छपे उम्मीदवार के नाम और चुनाव में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव पर मोहर लगाकर अपनी पसंद को जाहिर करते हैं। अब भी मतदाता इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मशीन का इस्तेमाल होने लगा है और मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह बने होते हैं। आपने देखिए कभी, आप अभी बच्चे हैं, जब आप देखेंगे किस तरह के चुनाव होते हैं, जब आपकी 18 वर्ष आयु कंप्लीट हो जाएगी तब आप देखेंगे कि कैसे एक तरफ चुनाव चिन्ह होता है, वहां नाम होता है और पीछे बटन होता है, आपको दबाना होता है और एक लंबी बीप की हो जाती है, टिन पीसा, ताकि आपका वोट काउंट होता है। उम्मीदवार को चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे क्या करते हैं, अपना बटन को एक बार दबाते हुए देना होता है, ठीक। और मतदाता को हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीन सील करके एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है और फिर एक तारीख तय होती है कि जिसमें चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाएगा, मतदाताओं की गिनती की जाएगी और वह सभी दलों के एजेंट हैं। क्या होते हैं? एजेंट रहते हैं, जिससे मतदाता गणना का निष्पक्ष ढंग से किया जाता है। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार विजय घोषणा होते हैं और आम चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता एक तारीख पर टीवी चैनल, न्यूज, रेडियो पर अक्सर होते हैं और इस खबर का विस्तार कुछ घंटे कुछ गिनतियों से होते हैं और इसे मालूम चलता है, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है आपका चुनाव। तो चलिए, फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। हमने बहुत कुछ पढ़ना, सीखना, देखा है, अभी शेष पढ़ेंगे। आप लोग रिवीजन करते रहिए ताकि आपको चुनाव प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाए जब आप 10th में प्रवेश करें या उसके बाद, तब तक आप 18 वर्ष के हों और आपको वोट देने का मौका मिले और सही उम्मीदवार को वोट दें। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।